नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो देख लीजिए। हम देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, हम देखेंगे कि कैसे डिवाइड है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी झीलें हैं और किस तरह की हैं, इसमें बंदरगाह कौन कौन से हैं, इसके बाद इसमें वर्षा कैसी है, इसमें डेल्टा किधर है और ज्वार नद मुख्य किधर है और क्रीक कहाँ पे है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारा है गुजरात। हम सिर्फ आज बनाएंगे दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, क्योंकि जो मैदान है हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर, इसलिए हमारे जो है ऊपर का कोई काम नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस मैदान की तो पहले देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए मैदान कैसे होता है, दो तरीके से बल्कि तीन तरीके से होता है। पहला क्या है, नदियों से। कैसे है, जब हम जो है गंगा का मैदान हमने पढ़ा था तो वहाँ पे जो है डिटेल से हमने उसको बताया था। इसके बाद दूसरा क्या है, समुद्री लहरों से, ठीक है, और तीसरा है प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, टेक्टोनिक्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इन तीन तरीकों से हमारा मैदान का निर्माण होता है। बेसिक जो मैदान हमारा हमने पढ़ा था यहाँ पे वो सिर्फ किससे बना था, नदियों से, और जो राजस्थान का मैदान था वो किससे बना था, समुद्र से, जो है समुद्र से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमने कोई मैदान ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें जो है जो ये मैदान है या ये मैदान है इसमें जो है इसकी भी भूमिका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको देख लेते हैं ये कैसे बनता है। देखिए अगर कोई मान लो समुद्र का किनारा है, ऐसे ऐसे है, तो ये लाखों सालों में क्या होता है, जो इसकी लहरें होती हैं इसको काटती हैं, और काटने के बाद देखिए सिर्फ लहरें नहीं हैं, इसमें हवाएं भी होती हैं, इसको काटती हैं, काटने के बाद इसको एक समय के बाद जो है समतल कर देती हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ स्थान, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसको ये वाला यहाँ पे गड्ढा रहेगा, तो कैसे भरेगा, पहले होगा इसका अपर्दन। जो पहला स्टेज होगा क्या होगा, अपर्दन, ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या है, निक्षेपण। सेकेंड क्या है, निक्षेपण। अच्छा ये क्या है, पहले इसको काटा, ये हो गया अपर्दन। सेकेंड क्या है कि जो खाली स्थान यहाँ बच गया, यहाँ पे जो है समुद्र अपना जो अवसाद है वो लाके जमा कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो मैदान का निर्माण हुआ उसे क्या बोलेंगे, समुद्री लहरों से बना हुआ मैदान। ऐसे ही जो प्लेट्स की घटनाएं होती हैं उससे भी जो है इसका निर्माण होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई प्लेट्स है, ये मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, ये पास आ रही हैं या दूर जा रही हैं। मान लीजिए कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं ऐसे, ठीक है, जब दूर जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्मा निकलेगा, और मैग्मा निकलने के बाद मान लीजिए यहाँ पे भर गया। इसके बाद जो नदियाँ यहाँ होंगी, जो यहाँ होंगी, ये आएंगी और इसमें अपना अवसाद जो है जमा कर देंगी, तो एक समय के बाद ये भर जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ये पूरा एरिया है इससे एक मैदान का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये भ्रंश में भी होता है। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं ये जो आपका बांग्लादेश है, यानी कि बंगाल का जो मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका निर्माण ऐसे हुआ। मान लीजिए कोई एक भ्रंश पैदा होता है, कैसे होता है, यहाँ से आ रही ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से आ रही गंगा, ठीक है, तो इसको पूरा काट दिया। काटने के बाद क्या हुआ, एक भ्रंश का निर्माण हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि यही दोनों नदियां अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, अवसाद लेके आ रही हैं, और धीरे धीरे करके इसको पूरा भर दिया। ऐसे ही क्या हो गया, बंगाल के मैदान का निर्माण हो गया, जो आजकल कहाँ पे है, बांग्लादेश पे है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसके बीच में है, तो इधर आपको मिलेगा मेघालय, ठीक है, और इधर मिलेगा आपको राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके बीच का जो मतलब मैदान है, राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय में जैसे गारो है, खांसी है, जयंतिया है, वहाँ तक का जो पूरा विस्तार है वो कैसा है, वो किससे बना है, इस पूरी व्यवस्था से वो मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिवीजन। अब देखिए इसका डिवीजन, देखिए डिवीजन कैसे कैसे है। अगर हम बात करते हैं पहले पश्चिमी घाट की, ये हमारा क्या है, ये आपका जो एरिया है ये है आपका पश्चिमी घाट, इसको चाहे लिख ले, ये आपका है पश्चिमी घाट जो यहाँ पे है, और पूर्वी घाट आपको मिलेगा ये पूरा एरिया, ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है कि पश्चिमी घाट को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं वो देखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए
ये क्या है, ये आपका गुजरात है। जिससे अगर बात करते हैं ये वाला, ये आपको कच्छ का मैदान है या कच्छ का रण है। इसके बाद ये क्या है, ये आपको काठियावाड़ का मैदान है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो ये मिलेगा दमन, तो ये जो है ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। दमन तक आपको क्या मिलेगा, गुजरात का मैदान, तो इसको लिख लीजिए, ये आपका है गुजरात का मैदान। और फिर देखिए दमन से लेकर गोवा तक, मान लीजिए ये आपका गोवा है और ये दमन है, तो इसके बीच में जो आपको मिलेगा, इसको आप जो है डिफरेंट कलर्स कर लीजिए। ये वाला जो ये मैदान है, ये मैदान आपका है कोकण का मैदान, इसको लिख लीजिए आप, कोकण का मैदान। इसके बाद क्या है, आपका जो नीचे वाला मैदान है, इसको देख लीजिए, ये आपका गोवा है, ठीक है। गोवा के नीचे आपको मिलेगा मैंगलोर, यहाँ पे मैंगलोर है, ये किसका हिस्सा है, कर्नाटक का। तो जो ये वाला मैदान आपको पड़ेगा, इसे बोलते हैं कन्नड़ का मैदान। ये आपका है कन्नड़ का मैदान, ठीक है। यानी कि गुजरात का दमन तक गुजरात का मैदान, इसके बाद कोकण का मैदान और कन्नड़ का मैदान। अब देखिए मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, यानी कि जो यहाँ पे नागरकोइल पहाड़ी है वहाँ तक, कन्याकुमारी तक आपको ये जो मैदान मिलेगा, ये आपको मिलेगा मालाबार, ये वाला आपका है मालाबार, ठीक है। इस तरह से जो है, जो ये मैदान है, ये आपके पश्चिमी घाट के मैदान हो गए। अब देख लीजिए आप पूर्व में, पूर्व में क्या क्या है उसको समझिए। अगर हम बात करते हैं ऊपर, यहां पे अगर आप मान लीजिए ब्रह्मांडी है, यहां पे आपकी महानदी है, इसके बाद अगर ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ठीक है, यहां पे पेन्नार है और यहां पे कावेरी है। तो इसी अनुसार हम जो है इसको डिवाइड करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांडी और महानदी की, तो यहां तक ये आपका है उड़ीसा, उड़ीसा। और ये वाले हिस्से में आपको मिलेगा उत्कल का मैदान, उत्कल, उत्कल का मैदान, ठीक है। इसके बाद अगर देखें यहां से लेकर आपको ये जो पेन्नार है यहां तक, ये जो आपका एरिया आता है, ये आता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये एरिया जो आपका आंध्र प्रदेश है। और यहां आपको मिलेगा उत्तरी सरकार का मैदान, उत्तरी सरकार का मैदान, ठीक है। इसको चाहे आप इसको अलग अलग कर लीजिए। जो ये मैदान आपका है देख रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट मैदान आपका ये वाला है, ठीक है। और आखिरी है आपका कोरोमंडल का मैदान। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे आपको मिलेगा कोरोमंडल का मैदान, ठीक है। ये पूरा एरिया जो आपका है, ये आपका है कोरोमंडल का मैदान, कोरोमंडल का मैदान। अच्छा ये कहाँ पे है, ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए नीचे, तमिलनाडु में। अच्छा चाहे ना इधर भी लिख लीजिए, ये तो आप देखिए इसके नाम से जो है जाहिर है। इसके बाद जो ये वाला एरिया कोकण वाला, ये आपको पूरा आएगा महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। इसमें लिख लीजिए कहीं पे महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। जो कोकण का मैदान है ये कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र गोवा में। और जो कन्नड़ का है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, कर्नाटक। और जो नीचे वाला है मालाबार, ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा केरल पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मैदान को आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नदियां। कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ आई हुई हैं। देखिए इधर तो मैंने आपको पहले कर दिया, ये कौन सी है, ब्रह्मांडी। ये कौन सी है, महानदी। ये आपकी है गोदावरी, ठीक है। ये आपकी है कृष्णा, और ये आपकी है पेन्नार, और ये है आपकी कावेरी। इसके बाद भी जो नदियां ना, इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से जो है बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको जो है जो इसके बीच में कुछ नदियां हैं आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस पर मत जाइए, ठीक है।
तो इस तरह से जो है हमने क्या देखा कि पूर्वी घाट में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। अब देख लीजिए पश्चिम में देख लीजिए, ठीक है। देखिए उससे पहले थोड़ा सा इसको जो है आप वो कर लीजिए, कहाँ रख दिया मैंने, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं बचेगी, थोड़ा सा मिटा दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। ये आपकी यहाँ पे ब्रह्मणी है, ठीक है, ये आपकी महानदी है, इसके बाद ये आपकी गोदावरी है, ये आपकी कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा, ये आपकी है पेन्नार और ये आपकी है कावेरी। इधर भी आपको ताकि स्पेस मिल जाए। यहाँ पे देखिए दो नदियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पे, चाहे तो उसको नोट कर लें चाहे छोड़ दें। यहाँ पे मिलेगी आपको भादर, ठीक है, यहाँ पे भादर मिलेगी, इसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे आइए आप इधर की, देखिए आपको यहाँ पे मिलेगी माही, ये माही, इसके बाद आपको यहीं पे मिलेगी ये साबरमती, यहाँ पे आपको एक नदी मिलेगी तापी, यहाँ पे एक मिलेगी नर्मदा, ठीक है। ये सारी को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आप जान लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी मांडवी, ठीक है, यहीं पे आपको मिलेगी जुआरी, यहाँ पे आपको मिलेगी सरावत, बेलगंगा, ठीक है, पेरियार, भरतपूजा, ठीक है। ये कुछ नदियाँ हैं, इसमें आप कुछ लिख लीजिए। ये आपकी है नर्मदा, ये आपकी है तापी, ये आपकी है साबरमती और ये माही, ठीक है, और ये आपकी है मांडवी, ये है जुआरी, इसके बाद जो नीचे वाली ये है सरावत। सरावत नदी पे ही भारत का सबसे ऊंचा झरना है, कौन सा नाम है उसका, गरशोपा, ठीक है, या जोंग। इसके बाद जो ये वाली नदी है ये है बेली गंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए ये आपकी है पेरियार और नीचे मिलेगा आपको भरतपूजा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा कि पश्चिमी घाट पे कौन कौन सी नदियां हैं और पूर्वी घाट पे कौन कौन सी नदियां हैं। इसके बाद देखिए इस पे एक बात आप जो है और समझ लीजिए, जो आपका ये वाला पॉइंट है डेल्टा और ज्वार नदमुखी, इसको हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये हमारा देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, ठीक है, ये जो एरिया है ये क्या है, पश्चिमी घाट, और ये आपका है पूर्वी घाट। हम सब जानते हैं कि पश्चिमी घाट एक ब्लॉक माउंटेन है, इससे क्या है कि इसकी हाइट अच्छी खासी है, तो जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं वो कहाँ से निकलेंगी, वो इसी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इसलिए सारी जो नदियाँ हैं वो तीव्र ढाल में बहती हैं, और जब भी कोई नदी क्या है तीव्र ढाल में बहती है तो वो जो है डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा कैसे बनता है, कोई नदी आती है अपने साथ में, कभी वो मैदानी भाग से आती है, ठीक है, तो अपने साथ जो है वो ढेर सारा अवसाद लेके आती है, जिसे हम बोलते हैं गाद, ठीक है, और क्या करती है समुद्र में ऐसे गिरा देती है, तो क्या बनता है, डेल्टा बनता है। यानी कि क्या है, समुद्र के किनारे जो ऐसे गाद पड़ा होता है ना, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। लेकिन जो इधर की नदियां हैं वो सारी जो तीव्र ढाल में बहती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख, ठीक है, एस्च्यूरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये जो इसमें जो सारी नदियां हैं आपको मिलेंगी, चाहे वो आपकी भरतपूजा हो, पेरियार हो, बेलीगंगा, सरावत, जुआरी, मांडवी, तापी, नर्मदा, ये सारी की सारी नदियां, अगर इनमें कोई भी नदी का नाम आ जाए जो पश्चिम में बहती है तो आप ये मान लीजिए कि वो डेल्टा नहीं बनाती। ये क्वेश्चन कई बार बनता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ज्वार नदमुख क्या होता है कि मान लीजिए कोई नदी है, ये देखिए सीधा जो है ढाल पे आई, तो क्या करेगी, जो अवसाद लेके आएगी वो यहाँ जमा नहीं कर सकती, वो सीधा जो है समुद्र में चला जाएगा। इसके बाद जो उसमें ज्वार आएगा, मान लीजिए समुद्र में ज्वार भरा जो आता है, उससे वो कुछ जो है यहाँ पे मैदान का निर्माण कर देंगे। लेकिन क्या है, जो ये मैदान का निर्माण है उसमें जो है आपके नदियों की भूमिका बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। इसलिए अगर हम देखें जो पश्चिमी घाट का मैदान है, इसमें जो इसके मैदान के बनने की भूमिका में जो है नदियों की भूमिका बिल्कुल ना के बराबर है, जबकि जो ये मैदान है इसमें नदियों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। तो अब एक बार देख लीजिए, हमने समझ लिया कि डेल्टा कैसे बनता है और ज्वार नदमुख क्या होता है या कैसे बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है झीलें, ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं झीलें। देखिए आपका जो ये वाला है ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो ये क्षेत्र है ये क्या है, उड़ीसा वाला है, ये आपका आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। यहाँ लिख लीजिए आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। इधर ये क्या है, केरल है, ये क्या है आपका कर्नाटक है,
ये क्या है, ये आपका महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका गुजरात का क्षेत्र है। आप देख लीजिए इसमें जो है नदियाँ वो झीलें कौन कौन सी हैं। देखिए आपको एक झील मिलेगी लैगून झील यहाँ पे, ठीक है, चिल्का। ये कहाँ मिलेगी आपको, उड़ीसा में। अच्छा लैगून जो है आप समझ लीजिए, लैगून झील किसे कहते हैं, अगर मान लो कोई समुद्र के किनारे कोई झील ऐसे होती है जिसका पानी, झील का पानी और समुद्र का पानी आपस में मिला होता है, उसे क्या बोलते हैं, लैगून झील। तो आपको जो किनारे पे मिलेगी वो सारी की सारी जो है लैगून झीलें ही मिलेंगे सिवाय एक के। कई बार क्वेश्चन बनता है ये कौन सी नदी है, ये आपकी गोदावरी है, ठीक है, और ये कौन सी है, ये आपकी कृष्णा है। इनके बीच में एक झील आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और इसे बोलते हैं कोलेरू झील। और ये जो है कोलेरू झील, और ये लैगून झील नहीं है। यानी कि हमने क्या देखा कि जितने भी किनारे पे झीलें हैं उसमें सिर्फ एक झील है जो लैगून झील नहीं है, बाकी सारी लैगून झीलें। देखिए एक तो ये आपको हो गया, इसके बाद एक झील आपको यहाँ मिलेगी इस जगह पे, ये इसे बोलते हैं पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद दो झील आपको मिलेंगे केरला पे, एक यहाँ मिलेगी बिम्बनाड झील, और ये आपको मिलेगी अष्टमुडी। ये सारी की सारी झीलें कैसी हैं, ये आपकी लैगून झील है, इसको लिख लीजिए लैगून, ठीक है, ये भी कैसी है, लैगून। ये दोनों भी आपकी जो है लैगून ही है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ से, कई बार पूछता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपको याद रखना वो झील बिम्बनाड है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील। अगर पूछे तट पे कौन सी झील लैगून नहीं है, तो कौन सी है, कोलेरू। किसके बीच में है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में। इस पॉइंट को आप जो है जरूर नोट रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार पूछता है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में कौन सी झील है, तो वो कोलेरू है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया झीलें कौन कौन सी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट बंदरगाह। तो चलिए देखते हैं हम जो है बंदरगाह कौन कौन से हैं। अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं तो कुछ जो प्रमुख बंदरगाह सिर्फ उनको देखेंगे, ठीक है, सारे हम जो है नहीं देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए गुजरात पे आपको मिलेगा एक बंदरगाह यहाँ पे, ठीक है, कांडला, इसका नाम है कांडला, ठीक है। इसके बाद एक बंदरगाह आपको मिलेगा यहाँ पे इस कोने पे, इसका नाम है ओखा या ओखी, कई बार ओखी भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए कुछ दूर पे मिलेगा आपको यहाँ पे पोरबंदर। इसके बाद देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे भड़ौच, किसके किनारे है ये, भड़ौच। पिछली क्लास में हमने जो है बताया था कि किस नदी के किनारे है, ये आपकी है नर्मदा नदी के किनारे पे है, ये मान लीजिए आपकी नर्मदा है, और इसी किनारे जो है भड़ौच शहर है, और वहीं पे क्या है, भड़ौच नाम का बंदरगाह है। उसके नीचे आइए यहाँ पे आपको मिलेगा सूरत बंदरगाह। और ये किस नदी के किनारे है, यहाँ पे मिलेगी आपको तापी, ठीक है, तापी के जस्ट किनारे जो है आपको मिलेगा सूरत शहर, और उसी के नाम पे जो इस बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है, सूरत बंदरगाह, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुजरात। इसके बाद अगर आते हैं हम जो है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में देखिए इस जगह पे आपको मिलेगा मुंबई बंदरगाह। कौन सा है, मुंबई। उसके नीचे आइए यहाँ पे आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अच्छा इसका पुराना नाम क्या है, उसको जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, नवी मुंबई, ये तो लिख लीजिए नवी मुंबई, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट, आइए नीचे गोवा। यहाँ पे आपको मिलेगा गोवा में है मुर्मुगांव, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मिलेगा,
मुर्मुगांव। इसके बाद आइए नीचे कर्नाटक, कर्नाटक में आपको मिलेगा न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये आपको केरला है, केरला क्षेत्र मिलेगा आपको कोच्चि। अच्छा, इसमें कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा कृत्रिम है, इसके लिए हमने एक वीडियो पहले जो है बना चुके हैं, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। उस पर हमने जो है डिटेल में आपको बताया कि इसमें कौन सा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है और कौन सा कृत्रिम है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए उधर, अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3, ठीक है, 3 बंदरगाह एक साथ हैं। इस पे देखा जाए इसका क्या नाम है, एक का नाम चेन्नई है, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन, ठीक है। तूतीकोरिन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे उथला बंदरगाह कौन सा है, तो वो यही है। इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि भारत का पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कौन सा बंदरगाह है, तो कौन सा है, एन्नौर है, ठीक है। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है। इसके बाद आप आइए ऊपर, ये आपका है एपी, एपी में आपको मिलेंगे 2, एक है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, और दूसरा आप मिलेगा मछलीपट्टनम, ठीक है। 2 बंदरगाह है। अच्छा देखिए, एक बात आपको जो है जानना चाहिए, जो विशाखा बंदरगाह है ये हमारे जो है डिफेंस के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहीं पे आपके जो है नौसेना वाले जो जहाज हैं यहीं बनते हैं और यहीं पे जो है पार्क होते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी है, ठीक है, जो सिक्योरिटी का काम करती है और उसका नाम है डॉल्फिन, ठीक है। एक पहाड़ी है, वो क्या करती है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और उसका नाम है डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट आइए ऊपर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए उड़ीसा, उड़ीसा में एक जो है प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप, ठीक है। ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। ये कहाँ के हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं। और ये कहाँ के हैं, ये आपके तमिलनाडु के हैं, ठीक है। इसके बाद आइए ऊपर, ऊपर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, कौन कौन सा है, एक मिलेगा कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह, और दूसरा हल्दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वर्षा, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार जो है वर्षा देखते हैं। देखिए पूर्वी तट और पश्चिमी तट, पहले आप जो है ये जान लीजिए कि जो पूर्वी तट है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है कंपेयर टू पश्चिमी तट के। क्यों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण हुआ है। इससे क्या होगा, इस तट की लंबाई लगातार बढ़ती गई। और इधर क्या है, इधर क्या है, आपका ज्वार नदमुख है, तो ये जो तट है इसका लगातार कटाव हो रहा है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रियो तट। रियो तट किसे कहते हैं, ऐसा तट जो नदियों के बहाव से लगातार कट रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, रियो तट। ये कैसे होता है, ये आपको ऐसे मिलेगा, कोई नदी आई इसको काट दिया, यहाँ से कोई आई इसको काट दिया, तो जो ये तट है ये समांतर ऐसे नहीं होते जैसे कि ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रियो तट। तो इसकी जो ये तट है इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है, कितनी है और इसकी कितनी है, देखिए इसकी लगभग 164, औसत बोल रहा हूँ, 164 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि इसकी जो है आपको मिलेगी लगभग 64 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इसको अगर देखिए 100 से लेकर आपको 150 तक मिल जाएगा, इसको जो है वो कर दीजिए, इसको जो है ऐसे लिख लीजिए, औसत में कहीं पे जो है आपको 100 मिलेगा, कहीं पे आपको 150 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए 100 से लेकर 150 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई है। अब हम देखते हैं वर्षा। अच्छा देखिए, चौड़ाई का वर्षा से कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आपको छूट रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए वर्षा कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, उसको एक बार देख लीजिए। देखिए हम सब जानते हैं कि हमारा मानसून कहाँ से आता है, हमारा मानसून आता है अरब सागर से और ये घूम के जाता है पश्चिम बंगाल की खाड़ी होते, सॉरी बंगाल की खाड़ी होके ऊपर आता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से जो मानसून आता है इधर से वो ऐसे आता है, इधर आपकी अरावली है, तो इधर की चूंकि समांतर में है तो ये मानसून ऐसे जाता हुआ जाके हिमालय से टकराता है और यहाँ पे बारिश करता है। लेकिन ये जो आपका
महाराष्ट्र है और केरला पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, इसलिए मानसून यहीं पे टकराकर और यहीं पे जो है भयंकर बारिश करता है। अगर बात करें बारिश की तो ये अगर महाराष्ट्र में देखें, मुंबई का सिर्फ देख लें तो मुंबई में लगभग 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ठीक है, कितना, 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं केरला की तो यहाँ लगभग 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र, यहाँ पे आपको मिलेंगे सदाबहार वन। ठीक है, कैसा मिलेगा, सदाबहार वन। क्यों, क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती है और ये जो पूरा एरिया है ये उष्णकटिबंधीय एरिया, यानी कि यहाँ पे गर्मी भी ठीक ठाक से होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए अब जो है पूर्व में जो है मानसून कैसे मिलेगा, जो मानसून यहाँ पे आएगा वो बारिश करेगा यहाँ पे, वो बारिश करेगा यहाँ पे। लेकिन जो ये तमिलनाडु के क्षेत्र है, ये वाला नीचे वाला दक्षिणी जो है तमिलनाडु, यहाँ पे क्या होता है, जो मानसून यहाँ से आता है वहाँ बारिश होगी। ठीक है, पहले जाते जो है मानसून में बारिश होती है, इसके बाद जब मानसून लौटता है तब भी इस क्षेत्र को बारिश मिलती है। इसलिए अगर हम बात करते हैं दक्षिणी भाग पे, तो तमिलनाडु के दक्षिणी भाग पे भी आपको सदाबहार वन मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बारिश जो है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन बारिश लंबे समय तक होती है, इसलिए यहाँ पे कैसे मिलता है, सदाबहार वन। ठीक है, लेकिन जो क्षेत्र ऊपर वाला है, देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे आपको सदाबहार वन नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है सिर्फ एक बार मिलती है, मानसूनी वर्षा। ठीक है, और कितनी होती है, वो भी 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, यहाँ पे बारिश कितनी होगी, 100 से 150 सेंटीमीटर, लेकिन सिर्फ जो है मानसूनी वर्षा मिलती है। इसलिए यहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे, यहाँ पे आपको पाए जाएंगे शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन, जैसे कि हमारे इस क्षेत्र पे मिलते हैं वैसे जो है आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये हो गया आपका वर्षा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, क्रीक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार हम जो है अपने लास्ट पॉइंट को, क्रीक को देख लेते हैं। क्रीक भारत में जो है सिर्फ 2 भागों में पाया जाता है, गुजरात में। ठीक है, कौन कौन से हैं, जो ये एरिया है ना कच्छ वाला, सिर्फ यहीं आपको मिलेंगे क्रीक। पहले देखिए होता क्या है, क्रीक क्या होता है, क्रीक ऐसी एक आकृति होती है, मान लीजिए जी भारत है, यहाँ पे अगर ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, एक पतली आकृति ऐसे काट दी जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्रीक बोलते हैं। तो क्रीक आपको कहाँ मिलेंगे, आपको जो है ये जो कच्छ करण है यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे क्रीक मिलेंगे। ठीक है, और ये कौन कौन से वो देख लीजिए, ये आपका है कोरी और कोन। इनका जो है आपको नाम याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आएगा कि कोरी क्रीक कहाँ मिलेगा आपको, तो कहाँ मिलेगा, कच्छ के रण में, गुजरात में। इसके बाद अगर पूछता कौन का क्रीक कहाँ मिलेगा, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से क्रीक हैं। तो ये वीडियो जो है अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।